सुशील कुमार मोदी, माननीय सुशील कुमार मोदी। उपसभापति महोदय, मैं देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत वित्त विधेयक के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। उपसभापति महोदय, वर्ष 2021 इस महामारी के दौर से गुजरा है और पिछला एक वर्ष किस प्रकार से गुजरा है कि सोचकर आदमी के देह में सिहरन पैदा हो जाती है। इट वॉज लाइक ए नाइटमेयर। लेकिन मैं देश के प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इतने बेहतरीन तरीके से इस महामारी का मुकाबला किया है। और सरस्वती महोदय, शायद सदन को ये नहीं ज्ञात होगा कि इस पेंडेमिक के दौरान देश के प्रधानमंत्री ने 120 मीटिंग्स केवल विदेश के मंत्रियों के साथ, यानी विदेशों में रहने वाले प्रधानमंत्री राष्ट्रपति 120 मीटिंग्स 120 मीटिंग्स केवल उन्होंने विदेशी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के साथ करने का काम किया है। और सरस्वती महोदय, ये पूरे सदन को मालूम है कि इस महामारी के कारण जहां 2021 के अंदर 20,20,000 करोड़ रुपया बजट एस्टिमेट था कि हम रेवेन्यू कलेक्शन करेंगे, लेकिन महामारी के कारण इसमें लगभग 23% की कमी आ गई और 20,20,000 करोड़ की तुलना में इस बात की संभावना कि 15,55,000 करोड़ रुपया ही मात्र हम संग्रह कर पाएंगे। So there is a revenue shortfall of more than 23% in the financial year 2021। कॉर्पोरेट टैक्स में लगभग 34% की कमी आने की संभावना है। इनकम टैक्स में भी लगभग 28% की कमी आने की संभावना है और जीएसटी के भी कर संग्रह में लगभग 12% की कमी आने की संभावना है। लेकिन महोदय, मैं देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि सारे लोगों को लग रहा था कि कोई नया टैक्स लगेगा, कोई भी टैक्स लगेगा, टैक्स की दर में वृद्धि की जाएगी क्योंकि सरकार को राजस्व की भारी आवश्यकता है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि जनता पर किसी भी प्रकार के करों का बोझ नहीं लादा गया, कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया और हम लोगों ने 19-20 में ही कॉर्पोरेट टैक्स में भारी कमी की थी। इनकम टैक्स में भी हमने रियायत देने का काम किया था। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स में भी हम लोगों ने रियायत देने का काम किया था। और सरस्वती महोदय, अगर एक नया टैक्स लगा तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस लगा और ये जब सेस हम लोगों ने लगाया तो इस बात का ध्यान रखा कि जिन चीज़ों पर हम सेस लगा रहे हैं उन चीज़ों पर पहले से जो एक्साइज ड्यूटी थी, कस्टम ड्यूटी थी, उसमें हम लोगों ने कमी किया, उसको कम किया और कम करने के बाद हम लोगों ने ये सेस लगाने का काम किया। यानी जनता पर हमने किसी भी प्रकार का कोई बोझ नहीं आने दिया। और सरस्वती महोदय, करीब 30,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा इस सेस के माध्यम से सरकार को प्राप्त होगा। सरस्वती महोदय, मैं भाषण सुन रहा था और लोगों का आगे भी लोग ये सेस लगाया तो इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द डिविजिव पूल, ये पैसा राज्यों के हिस्से में नहीं जाएगा। तो मैं केवल सदन को यही बताना चाहूँगा कि यद्यपि ये डिविजिव पूल का पार्ट नहीं है, लेकिन निर्मला जी ने अपने भाषण में इस बात का उल्लेख किया है कि दिस वुड बी मेड अवेलेबल टू एपीएमसीज मंडी एंड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ लोकल मंडी। यानी ये जो 30,000 करोड़ है ये कृषि की आधारभूत संरचना पर खर्च किया जाएगा और जो एपीएमसी की मंडियां हैं या और जो अन्य मंडियां हैं उन पर खर्च किया जाएगा। तो अंततः ये सारी राशि तो राज्य ही खर्च करेगा। तो ऐसा तो नहीं कि 30,000 करोड़ ये केंद्र की सरकार अपने खजाने में रख लेगी। तो इसलिए सरस्वती महोदय, अगर एक नया टैक्स हमने लगाया सेस के रूप में, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, तो वह भी राज्यों के माध्यम से जो है और खर्च किया जाएगा। और सरस्वती महोदय, चूंकि ये फाइनेंशियल बिल है और मैं सदस्यों से भी आग्रह करूंगा कि अगर हम अपने भाषणों को फाइनेंस बिल पर केंद्रित करें, न कि जनरल बजट पर, क्योंकि जनरल बजट पर तो घंटों यहाँ पर चर्चा हो चुकी है। तो सरस्वती महोदय, डायरेक्ट टैक्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है
इनकम टैक्स। और मैं सदन को बताना चाहूँगा कि दुनिया के अंदर भारत में जो इनकम टैक्स की दर है, वो जो डेवलपिंग और डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं, उसमें हिंदुस्तान में दुनिया में सबसे कम दर भारत में इनकम टैक्स की है। जहाँ अमेरिका में इनकम टैक्स की जो मैक्सिमम दर है वो 40% है। ऑस्ट्रेलिया, यूके, जापान, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन सभी देशों में 45% इनकम टैक्स का हाईएस्ट स्लैब है। और जबकि इंडिया में यह केवल 30% है, केवल 30% है। और जो मिनिमम स्लैब है, यूनाइटेड स्टेट्स में 10%, ऑस्ट्रेलिया में 19%, कनाडा में 15%, यूके में 20%, साउथ अफ्रीका में 18%, और भारत में जो इनकम टैक्स का जो लोएस्ट स्लैब है वो केवल 5% है। तो सभापति महोदय, एक जमाना था 70 और 60 के दशक में इस देश के अंदर 90% इनकम टैक्स की दर थी। आज हम घटाकर इसको 30% पर लाए हैं, और ये दुनिया के तमाम विकसित देशों की तुलना में हमारा जो इनकम टैक्स का रेट, चाहे वो मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, हमने सबसे कम रखने का काम किया है। सभापति महोदय, मैं सदन को ये भी बताना चाहूँगा कि इनकम टैक्स से जो आमदनी होती है, उसमें जो सैलरीड लोग हैं, जिनकी आमदनी वेतन से होती है, they account for about 59% of declared income and only 27% was from business income। यानी आज भी इनकम टैक्स में बहुत बड़ी संभावना है, क्योंकि इनकम टैक्स से कलेक्शन का 59% जो सैलरीड लोग हैं उन्हीं से हमको प्राप्त होता है, और बिजनेस इनकम केवल 27% लोगों से प्राप्त होता है। और सती महोदय, पिछले वर्षों में 5,53,00,000 इंडिविजुअल्स ने रिटर्न फाइल किया है। More than 5,53,00,000 individuals have filed their return, and out of that 5,53,00,000, 40% did not pay any tax। क्योंकि उनकी टैक्स की लायबिलिटी नहीं बनती थी, तो उसमें से 40.5% लोग ऐसे थे जिन्होंने किसी प्रकार के इनकम टैक्स का भुगतान नहीं किया, और 53% ऐसे लोग हैं whose annual income average was only 5.6 lakh, और जिन्होंने एवरेज पे किया केवल 22,538 रुपया, यानी एवरेज पेमेंट केवल 22,000 रुपया, 22,538 रुपया, यानी एवरेज पेमेंट केवल 22,000 रुपया। और केवल 6.3% लोग हैं जिन्होंने 79% इनकम टैक्स का रेवेन्यू जिनके माध्यम से प्राप्त हुआ है। मैं ये आंकड़ा केवल इसलिए दे रहा हूँ सती महोदय, यद्यपि हमारे रिटर्न फाइलर्स की संख्या जहाँ 13-14 में 3,31,00,000 थी, वो 18-19 में बढ़कर 6,33,00,000 हो गई है। लेकिन फिर भी जो इनकम टैक्स देने वाले लोगों की संख्या और जिन्होंने एक्चुअल इनकम टैक्स दिया है, उसकी उस संख्या में काफ़ी और वृद्धि होने की गुंजाइश है। और सभापति महोदय, जो टोटल टैक्स रेवेन्यू है उसका 22.7% हमको इनकम टैक्स से प्राप्त होता है। और दूसरा डायरेक्ट टैक्स के सोर्स ऑफ इनकम है कॉरपोरेशन टैक्स, और जिस कॉरपोरेशन टैक्स से 32% हमको टोटल रेवेन्यू का केवल कॉरपोरेशन टैक्स से प्राप्त होता है। और सभापति महोदय, सदन को ये मालूम है कि पिछले दिनों सितंबर 2019 में हमने जो कॉरपोरेट टैक्स की जो रेट थी वो दुनिया के अंदर, और जो ब्रिक्स नेशन हैं और जो OECD जो देश हैं उनके लगभग समकक्ष हमने अपने कॉरपोरेट टैक्स को लाने का प्रयास किया है, ताकि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो, दुनिया से लोग आए यहाँ पर इंडस्ट्री लगाने के लिए, उद्योग लगेंगे तब मैन्युफैक्चरिंग होगी, तब लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर कॉरपोरेट टैक्स को अगर हमने ब्रिक्स और OECD नेशन के समकक्ष लाने का प्रयास किया है, ताकि आगे आने वाले दिनों में बहुत बड़े पैमाने पर यह इन्वेस्टमेंट हो सके। दुर्भाग्य से अध्यक्ष सभापति महोदय, सितंबर 2019 में हमने कॉरपोरेट टैक्स की दर को कम किया, और 4-6 महीने के बाद ही और पेंडेमिक आ गया, महामारी का दौर प्रारंभ हो गया। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों के अंदर इसके दूरगामी परिणाम अगले 5 साल के अंदर और दिखाई पड़ेंगे। सभापति महोदय, उसी प्रकार हम जो इंसेंटिव्स देते हैं, ये केवल इनकम टैक्स में 80C का जो हम और इंसेंटिव देते हैं लोगों को 80C का, केवल उसके कारण 71,000 करोड़, ये अगर हमने इंसेंटिव नहीं दिया होता तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वुड हैव अर्न 71,000 करोड़। लेकिन हमको इनकम टैक्स में, कॉर्पोरेट टैक्स में
हमको इंसेंटिव देना होता है, हम यूं ही फ्लैट टैक्स नहीं लगा सकते। और सभापति महोदय, हमने जो उसका रेवेन्यू इम्पैक्ट क्या हुआ, तो कॉर्पोरेट 18-19 में कॉर्पोरेट सेक्टर को जो हमने टैक्स इंसेंटिव दिया, उसके कारण 19-20 में 99,842 करोड़ हमने टैक्स इंसेंटिव देने का काम किया है। और इंडिविजुअल को 1,06,000 करोड़, अगर कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल दोनों को अगर हम जोड़ लें तो वी हैव गिवन अ इंसेंटिव ऑफ मोर देन 2 लाख करोड़ ऑफ इंसेंटिव टू द इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स फॉर इनकम टैक्स एंड फॉर द कॉर्पोरेट। और ये काम केवल हम ही नहीं, इसके पहले आपकी भी सरकार ये काम करती थी। सरस्वती महोदय, हम लोगों ने जो इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट में जो इंसेंटिव दिया है, अभी माननीय सदस्य टैक्स जीडीपी रेशियो की बात कर रहे थे, तो मैं सदन को बताना चाहूँगा कि 2011-12 में टैक्स जीडीपी रेशियो जहाँ 10.2% ऑफ जीडीपी था, हमारी सरकार आने के बाद 18-19 में इट इज़ इंक्रीज टू 11%। देयर इज इंक्रीज ऑफ 0.8% इन टैक्स जीडीपी रेशियो। और सभापति महोदय, हम लोगों ने जो डायरेक्ट टैक्स के जो प्रपोजल्स लाए हैं, उसमें देश के जो बुजुर्ग हैं, जो 75 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं, और 2011 के सेंसस के अनुसार इस देश में 10,40,00,000 एल्डरली लोग हैं जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं। और मैं सदन को बताना चाहूँगा, और मैं निर्मला जी को धन्यवाद दूंगा कि 75 साल से ऊपर के जो इंडियन रेजिडेंट हैं और जिनकी आमदनी केवल पेंशन और इंटरेस्ट से जिनकी आमदनी होती है, हमने उनको रिटर्न फाइल करने से मुक्त कर दिया है। अब उनको कोई रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। बैंक विल कंप्यूट हिज इनकम एंड डिडक्ट इनकम टैक्स। इट विल रिड्यूस कंप्लायंस बर्डन ऑन सीनियर सिटीजन ऑफ टैक्स पेयर्स। और सभापति महोदय, जो हमने टैक्स इंसेंटिव दिया सीनियर सिटीजन्स को 19-20 के बजट में 1800 करोड़ हायर एग्जेम्पशन टू सीनियर सिटीजन्स, यानी हमने जो सिटीजन्स को एग्जेम्पशन दिया। सभापति महोदय, सदन को मालूम है कि डायरेक्ट टैक्स में बड़ी संख्या में डिस्प्यूट ऑन डायरेक्ट टैक्सेस है, और एक आंकड़ा है कि करीब 9 लाख मार्च 2020 तक का फिगर है कि मोर देन 9,99,000 करोड़, अबाउट 10 लाख करोड़ इज इन टैक्स डिस्प्यूट, जबकि मार्च 2012 में ये टैक्स डिस्प्यूट केवल 2,86,000 करोड़ था। तो सभापति महोदय, ये डायरेक्ट टैक्स के अंदर कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स डिस्प्यूट की जो संख्या बढ़ रही है। और मैं सदन को बताना चाहूँगा कि कॉर्पोरेट टैक्स में 4,34,000 करोड़ और इनकम टैक्स में 4,49,000 करोड़ ये टैक्स डिस्प्यूट में है। और इसके लिए निर्मला जी को मैं धन्यवाद दूंगा। ये जो टैक्स डिस्प्यूट में है, इसके रिजॉल्व करने के लिए सरकार ने अनेक नए कदमों की इस बजट के अंदर, इस फाइनेंस बिल में और घोषणा करने का काम किया है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कंप्लायंस को कैसे सरल किया जाए। सभापति महोदय, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स में जो असेसमेंट होता है, असेसमेंट, रीअसेसमेंट एंड रीकॉम्पुटेशन, अर्लियर इट वाज 21 मंथ्स, हमारी सरकार ने 18-19 में घटाकर 21 महीने से इसको 18 महीने किया। 19-20 में हमने फिर घटाकर इसको 12 महीने किया, और अब हम लोगों ने फर्दर रिड्यूस बाय 3 मंथ्स, नाउ 9 मंथ्स फॉर द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। यानी पहले जहां असेसमेंट को पूरा करने के लिए 21 महीने की समय सीमा थी, हमने घटाकर उसको 18 महीना, फिर 12 महीना, और फिर अब उसको 9 महीना उसकी समय सीमा को निर्धारित किया है, ताकि जो टैक्स के जो डिस्प्यूट्स हैं उसका जल्द से जल्द निष्पादन हो सके। और सभापति महोदय, ये जो फेसलेस, ये नरेंद्र मोदी टैक्स से भी आदमी है, और इन्होंने वो डीबीटी हो या आईटी प्लेटफॉर्म का जिस बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया है, और उसी प्रकार फेसलेस प्रोसीडिंग, चाहे वो असेसमेंट हो, अपील हो, पेनल्टी हो, इसकी फेसलेस स्कीम जो है 13 अगस्त 2020 को इस देश के अंदर इंट्रोड्यूस की गई। ये फेसलेस स्कीम क्या है? यानी अब कोई आमने सामने बैठकर उसका समाधान नहीं करेगा। कौन आदमी एसएससी ऑफिसर होगा ये किसी को पता नहीं है, और जिसका असेसमेंट किया जा रहा है वो कौन व्यक्ति है कोई नहीं जानता। इट इज फेसलेस। और जो ओल्ड एज टेरिटोरियल सिस्टम था,
वो टेरिटोरियल सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया और रैंडमली चूज किया जाता है। किसी को पता नहीं कि कौन हमारा असेसमेंट कर रहा है। असेसमेंट एक आदमी करेगा, ऑर्डर दूसरा पास करेगा। और सौती महोदय, मैं सदन को बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि जो फेसलेस प्रोसीडिंग जो हम लोगों ने असेसमेंट में, अपील में, पेनल्टी में जो प्रारंभ किया था, 7 मार्च तक 78,950 ऑर्डर्स हैव बीन पास्ड अंडर द फेसलेस असेसमेंट स्कीम। इतनी बड़ी संख्या में इस फेसलेस स्कीम के तहत ऑर्डर पास किए गए। और अब भारत सरकार ने जो ट्रिब्यूनल के तहत जो कार्रवाई होती है उसमें भी फेसलेस प्रोसीडिंग को और लागू करने का काम किया है। और सौती महोदय, जब फेसलेस असेसमेंट नहीं था, जब मैनुअल तरीके से इसका संपादन होता था, उस समय लार्ज एडिशन वर मेड इन 60% ऑफ केसेस, यानी असेसमेंट जितने केसेस में हुआ उसके 60% केसेस में और ऐड कर दिया जाता था कि आपको और भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन जब फेसलेस प्रारंभ हुआ है, एडिशनल टैक्स डिमांड्स फॉर इन 4,000 केसेस और 8% ऑफ द टोटल केसेस। उसी प्रकार से होती महोदय, इस टैक्स डिस्प्यूट्स के निष्पादन के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विवाद से विश्वास नामे की योजना 17 मार्च 2020 को प्रारंभ की थी। दुर्भाग्य से पेंडेमिक आ गया, लेकिन सौती महोदय, मैं सदन को बताना चाहूँगा कि रिड्यूसिंग पेंडेंसी ऑफ टैक्स लिटिगेशन, जनरेटिंग टाइमली रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट एंड गिविंग बेनिफिट टू टैक्स पेयर, गिविंग देम पीस ऑफ माइंड, और इसको ऐतिहासिक जन समर्थन प्राप्त हुआ है। और विवाद से विश्वास योजना के तहत अभी तक 1,30,000 डिक्लेरेशन हैज बीन फाइल्ड, 98,500 करोड़ ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स, और अभी तक ऑलरेडी सरकार के खजाने में 53,000 करोड़ हैज बीन क्रेडिटेड इन दी ट्रेजरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सौती महोदय, ये विवाद से विश्वास, और इसमें इस बार के भी फाइनेंस बिल के अंदर हमने क्लैरिफिकेशन के तौर पर कुछ चीज़ों को शामिल किया है। उसी प्रकार सौती महोदय, मैंने डिस्प्यूट की चर्चा की। जो छोटे टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए भी इस बजट में और फाइनेंस बिल के अंदर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी का प्रावधान किया गया। जो छोटे टैक्स पेयर्स हैं जिनका रिटर्न इनकम 50 लाख है और जिनका डिस्प्यूटेड टैक्स 10 लाख तक है, वैसे छोटे स्मॉल एंड मीडियम टैक्स पेयर्स के लिए DRC have the power to grant immunity from penalty and prosecution to taxpayers whose dispute is resolved, और ये प्रकार के टैक्स अदालत के रूप में काम करेगा। सौती महोदय, एक और मैं विषय की चर्चा करना चाहूँगा, वो EPF को लेकर है। बड़ी चर्चा हो रही है क्योंकि इसके पहले EPF में, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में, कोई व्यक्ति कितना भी कंट्रीब्यूट कर सकता था, 8% एश्योर्ड इंटरेस्ट मिलता था। और सौती महोदय, इस तरह के मामले एक आदमी ने, एक इंडिविजुअल ने, ही हैज डिपॉजिटेड 103 करोड़ एंड एन इंडिविजुअल हैज डिपॉजिटेड 103 करोड़ इन EPF, और 86 लोग ऐसे थे जिन लोगों ने, और 20 ऐसे लोग थे जिन्होंने 824 करोड़ EPF में जमा किया। सौती महोदय, ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बना है साधारण लोगों के लिए, और अगर एक आदमी 103 करोड़ रुपया जमा करता है और उसको ब्याज, उसको बिना, उसको टैक्स फ्री उसको इंसेंटिव मिलता है, तो क्या उचित था? मैं निर्मला जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने बिल में प्रावधान किया है कि अब कोई व्यक्ति एक साल में अधिकतम 2.5 लाख तक ही जमा कर पाएगा, और आज मैंने अखबार में देखा कि इसको बढ़ा के इन्होंने 5 लाख की सीमा इसकी निर्धारित की है। और सौती महोदय, ये जो लिमिट किया गया वो 2.5 लाख हो या 5 लाख, ये बड़े लोग कितने थे? EPF के अंदर कुल मिलाकर कॉन्ट्रीब्यूटर्स की संख्या है 4 करोड़ 50 लाख, एंड आउट ऑफ 4 करोड़ 50 लाख कॉन्ट्रीब्यूटर्स, ओनली 1,23,000 वर टोटल सब्सक्राइबर्स हु वर कंट्रीब्यूटिंग मोर देन 2,50,000। तो सौती महोदय, अगर हम उनको टैक्स का इंसेंटिव दे रहे हैं, उनको अगर हम एश्योर्ड इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो ये क्या 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 103 करोड़ जमा करने वालों के लिए EPF है? इसमें मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सौती महोदय कि ने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को कैपिंग करने का काम किया है। उसी प्रकार सौती महोदय, ये टैक्स ऑडिट का जब मामला आता है कि टैक्स ऑडिट में भी लोगों को टैक्स ऑडिट कराना पड़ता था, और अब हम लोगों ने किया, पहले 1 करोड़ से ज़्यादा जिसकी टोटल सेल थी, टर्नओवर था,
उनको टैक्स ऑडिट कराना पड़ता था। अब इस राशि को बढ़ाकर पहले 5 करोड़ किया गया, अब इसको बढ़ाकर 10 करोड़ किया जा रहा है। और ये सुविधा उन्हीं लोगों को मिलेगी जो अपने टोटल रिसीट और टोटल एक्सपेंडिचर वो ऑनलाइन करेंगे। उन्हीं लोगों को टैक्स ऑडिट से और एग्जेम्प्ट करने का निर्णय लिया गया है। सभापति महोदय, मैं जीएसटी में जो संशोधन किया गया मैं उसके बारे में कुछ चर्चा करना चाहूँगा। सभापति महोदय, मैं सदन को बताना चाहूँगा कि प्रायर टू जीएसटी there were only 65 lakh registered dealers in VAT, central excise and service tax. But after implementation of GST, the number is 1 crore 30 lakh, यानी 65 लाख नए लोगों ने GST आने के बाद और GST में अपना निबंधन कराने का काम किया है। और सभापति महोदय, मैं सदन को ये भी बताना चाहूँगा कि जब 15-16 में 13 टैक्सों को मिलाकर टैक्सेस को मिलाकर सब्ज्यूम करके जीएसटी लागू किया गया, उसमें राज्यों का एवरेज ग्रोथ रेट क्या था? इट इज ओनली 7 to 8%। उस समय एवरेज ग्रोथ रेट 7 से 8% था। और आज कितना ग्रोथ रेट हो रहा है सभापति महोदय? 19-20 में राज्यों को 12% ग्रोथ रेट जीएसटी में आने के बाद प्राप्त हुआ है। और सभापति महोदय, जीएसटी का कितना बड़ा लाभ, आज कोई बॉर्डर पर चेक पोस्ट नहीं है, सारे चेक पोस्ट खत्म कर दिए गए। ट्रेड का जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो 25% कम हो गया। टाइम सेविंग 40%, गाड़ियों की आवाजाही में समय की बचत हुई है। और सभापति महोदय, और इसलिए मैं ये भी बताना चाहूँगा सभापति महोदय कि जब जीएसटी लागू हुआ तो बड़ा विरोध किया गया कुछ लोगों के द्वारा। और एक उदाहरण था कनाडा का दिया गया। कनाडा में 1992 में और जीएसटी लागू किया गया। और एक साल के बाद जब चुनाव हुआ तो वहाँ के मुख्य विपक्षी दल ने जीएसटी का विरोध किया और सत्ताधारी दल चुनाव हार गई। और कहा जाने लगा कि नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी लागू किया है, इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। और सभापति महोदय, जीएसटी लागू करने के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार और प्रचंड बहुमत से लौट कर आई। और जिस सूरत के अंदर जीएसटी का भारी विरोध हो रहा था, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी एक भी सीट जीत कर नहीं आ सकी सभापति महोदय। और सभापति महोदय, आज दुनिया के 160 देशों में जीएसटी लागू है। अब नेक्स्ट फेज ऑफ रिफॉर्म्स में जाने की आवश्यकता है। और 15 फाइनेंस कमीशन ये सुझाव दिया है कि 3 रेट स्ट्रक्चर होना चाहिए। 12% और 18% के टैक्स स्लैब को मर्ज करके 15% का एक नया स्लैब, एक नया टैक्स स्लैब बनाए जाने की आवश्यकता है। एक नया टैक्स स्लैब बनाए जाने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, जीएसटी में भी बहुत तरह के सुधार किए गए हैं। मैं केवल संक्षेप में 1 मिनट में उसका जिक्र करूंगा सभापति महोदय। सभापति महोदय, एक तो इंटरेस्ट विल बी लिमिटेड ओनली टू द कैश कंपोनेंट ऑफ द टैक्स। जो लोग जीएसटी को जानते हैं कि जब कोई अपना कर का भुगतान करता है तो इट इंक्लूड्स इनपुट टैक्स क्रेडिट एज वेल एज कैश क्रेडिट ऑल्सो, कैश टैक्स ऑल्सो। तो इसके अंदर जो लेट पेमेंट करने वाले लोग थे उनको दोनों पर पेनल्टी इंटरेस्ट देने का भुगतान करना पड़ रहा था। अब इसमें संशोधन कर दिया गया है कि 2017 से जो भी टैक्स की लायबिलिटी है उस पर जो कैश कंपोनेंट है केवल उसी पर उनको कर का और भुगतान करना पड़ेगा। उसी प्रकार सभापति महोदय, जो जीएसटी में जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है उनको ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने का प्रावधान था। उस ऑडिट रिपोर्ट को भी दाखिल करने से उनको मुक्त कर दिया गया है। और साथ ही साथ रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो दाखिल करना था उसको भी एनुअल रिटर्न में मर्ज कर दिया गया है। और सभापति महोदय, एक आकलन के अनुसार ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट से जो ऑडिट कराना पड़ता था, लगभग 4000 करोड़ हर साल टैक्स पेयर्स को ऑडिट में और वहन करना पड़ता था। लेकिन टैक्स ऑडिट से उनको मुक्त कर दिया गया तो एक बहुत बड़ी राहत जो है इसके द्वारा उनको प्राप्त होगी। और सभापति महोदय, बार बार पेट्रोल डीजल की बात आती है। सभापति महोदय, मैं पेट्रोल डीजल के बारे में एक ही बात करना है और कह दिया जाता है सरकार के पॉकेट में चला गया। क्या सरकार की पॉकेट कोई अलग पॉकेट है क्या? अगर आज एक्साइज ड्यूटी और बाकी से अगर जो पैसा आता है सरकार के खजाने में जाता है, और अगर आज घर घर बिजली पहुंचे, घर घर शौचालय बना है, हर घर नल जल दिया जाना है, तो पैसा कहाँ से आएगा सभापति महोदय? तो अगर हमने डीजल और पेट्रोल से होने वाली आमदनी को अगर देश के विकास के कामों में खर्च हम कर रहे हैं तो उसको भी चुनौती दी जा रही है। और सभापति महोदय, ये सदन को मैं बताना चाहूँगा कि अगर 100 रुपया पेट्रोल या डीजल की कीमत है तो 60 रुपया उसमें टैक्स के रूप में लगता है।
और ये 60 रुपया केवल केंद्र को नहीं मिलता सौती महोदय, इसे 35 रुपया केंद्र को और 25 रुपया स्टेट को मिलता है। और जो 35 रुपया भी जो केंद्र का है उसमें भी 42% जो है वो राज्यों को प्राप्त होता है सौती महोदय। सौती महोदय, बार बार एक बात आती है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी में डाल दिया जाए, पेट्रोल डीजल को जीएसटी में डाल दिया जाए। सौती महोदय, मैं चूंकि जीएसटी से लंबे समय तक जुड़ा रहा हूं, मैं सदन से जानना चाहूंगा कि अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी में डाल दिया गया तो राज्यों को 2 लाख करोड़ से ज्यादा का जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कहां से होगी? अगर 60% रेवेन्यू पेट्रोल और डीजल का और लगभग 5 लाख करोड़ रुपया प्रति वर्ष स्टेट और सेंटर को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के रेवेन्यू से प्राप्त होता, 5 लाख करोड़, और इस 5 लाख करोड़ जो रेवेन्यू प्राप्त होता है सेंटर और स्टेट को, अगर इसको जीएसटी में डाल दिया गया तो जीएसटी का तो हाईएस्ट स्लैब 28% है और अभी 60% टैक्स दिया जा रहा है। तो जो 2 लाख 2.5 लाख करोड़ का नुकसान होगा उसकी भरपाई कहां से होगी सौती महोदय? और 28% टैक्स का मतलब है कि केंद्र राज्य दोनों को मिलाकर केवल 14 रुपया टैक्स के रूप में प्राप्त होगा। स्टेट्स विल गेन ओनली 14 रुपीज एज एट जीएसटी इफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर इंक्लूडेड इन द जीएसटी रेजिम। आज जहां उनको 60 रुपया मिल रहा है उनको केवल 12 रुपया मिलेगा। तो 48 रुपये का जो नुकसान होगा सौती महोदय, उसकी भरपाई कहां से होगी सौती महोदय? इसलिए मैं सदन के माध्यम से कहना चाहूंगा, यह संभव नहीं है कि आगे आने वाले 8-10 वर्षों तक पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में डाला जा सके, क्योंकि कोई राज्य, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, कोई राज्य जो है वो 2 लाख करोड़ से ज्यादा के नुकसान की भरपाई करने के लिए, क्षति के लिए वो तैयार नहीं होगी सौती महोदय। और इसे सौती महोदय आगे आने वाले दिनों के अंदर भी और जीएसटी के अंदर ये लागू रहेगा सौती महोदय। और एक बात और बताते सौती महोदय, जीएसटी की जब बात आती है तो हमारे विपक्ष में बैठे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और किसी ने कह दिया ये गब्बर सिंह टैक्स है। मेरे सौती महोदय, अगर हिम्मत है तो जीएसटी काउंसिल की बैठक में सभी राज्यों के लोग आते हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो। आज तक एक भी किसी मुख्यमंत्री या वित्त मंत्री ने जीएसटी के स्ट्रक्चर का विरोध किया हो तो आप प्रोसीडिंग निकाल कर देख लीजिए। बाहर बयान देना आसान है सौती महोदय, लेकिन जीएसटी लागू करने के लिए नरेंद्र मोदी जैसी हिम्मत चाहिए सौती महोदय। कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता तो इस देश में जीएसटी को लागू नहीं कर पाता। और अरुण जेटली ने जो कंसेंसस पैदा किया, और मैं निर्मला जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। आई हैव अटेंडेड मोर देन 1 dozen मीटिंग्स which was presided over by श्रीमती निर्मला सीतारमन। The way she has conducted meeting, अरुण जेटली जिस तरह से मीटिंग्स को चलाते थे उस तरह से निर्मला जी ने कंसेंसस पैदा करके और राज्यों के साथ मिलकर जीएसटी को इस देश में लागू करने का प्रयास किया है। सौती महोदय, ये जो कहा जाता है कि सिंगल जीएसटी का रेट होगा, आप ही बताइए सौती महोदय, क्या हवाई चप्पल का रेट वही होगा जो पेट्रोल और डीजल का रेट होगा? क्या कपड़े का रेट वही होगा जो गाड़ी का रेट होगा? लेकिन मुझे पता नहीं किस तरह से विपक्ष के लोग इस प्रकार की बात करते कि इट इज एन अटैक ऑन पुअर, इट इज एन अटैक ऑन स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज। इसलिए सौती महोदय, मैं आपके माध्यम से केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि केंद्र की सरकार ने फाइनेंस बिल के द्वारा और जिस प्रकार के संशोधन लाए हैं इसके दूरगामी परिणाम होंगे। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पेंडेमिक के समय में जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था को संभालने का काम किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि अगले वित्तीय वर्ष के अंदर पूरे दुनिया में हाईएस्ट ग्रोथ रेट हिंदुस्तान को प्राप्त होगा। जितने रिपोर्ट्स आ रही है सौती महोदय, जितने स्टडीज आ रहे हैं, इंडिया विल हैव द हाईएस्ट ग्रोथ रेट इन 21-22। और सौती महोदय, मैं फिर से एक बार निर्मला सीतारमन जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद प्रधान मोदी जी।